हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो अगर आप लोग यूकेपीएससी फिजिक्स लेक्चरर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये एटॉमिक फिजिक्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का लेक्चर है ये आप लोगों के लिए कंप्लीट सिलेबस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं एटॉमिक फिजिक्स के, वो सारे इसमें मैंने कवर किए हैं, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के। तो इन क्वेश्चंस को प्रॉपरली मैंने सॉल्व भी यहाँ पर किया है। फिर भी आपको कुछ गलती लगे तो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बोला गया है ऑल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एग्जिबिट विच स्पेक्ट्रा। जितने भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कौन सा स्पेक्ट्रम होता है, कौन सा स्पेक्ट्रा होता है। पहला ऑप्शन हमें दिया है मैग्नेटिक, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक और चौथा है पैरामैग्नेटिक। देखो जितने भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल रखते हैं, है ना। तो ऑल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स पजेस, फर्स्ट है, एक मिनट रुकना यार, हाँ फर्स्ट है रोटेशनल एनर्जी लेवल, रोटेशनल एनर्जी लेवल, रोटेशनल एनर्जी लेवल। सेकंड है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। जितने भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं इनमें सब में होगा ये। तो ट्रांजिशन जो होगा वो इन लेवल्स के बीच में होगा, है ना। तो ट्रांजिशन अमंग दीज लेवल्स प्रोड्यूसेस मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। तो जब भी ट्रांजिशन होगा इन लेवल्स में तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा होगा। तो जो भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा उसकी जो करेक्टरिस्टिक होगी वो एग्जिबिट करेगी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में, है ना। किसमें स्पेक्ट्रा एग्जिबिट करेगी? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा अलॉन्ग विद द रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मॉलिक्यूल। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक। तो दस डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कैरेक्टरिस्टिकली exhibit electronic spectra along with rotational plus vibrational level। तो हमें तो इलेक्ट्रॉनिक दिया है तो आंसर हमें क्या लगाना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है एन एटम हैविंग एनर्जी E1। एक एटम है जिसकी एनर्जी E1 है स्टेट 1 में, ये E1 हो गया। राइजेस टू हैविंग स्टेट 2 एनर्जी E2। द एब्जॉर्प्शन ऑफ क्वांटम ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रिक्वेंसी न्यू कैन बी एस्टिमेटेड बाय। तो ये यहाँ से यहाँ गया तो मान लो डेल्टा E जो है उसकी वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गई E2 माइनस E1 और ये किसके बराबर हो गया? h न्यू। तो यहाँ से न्यू की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? E2 माइनस E1 अपॉन h। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ गैस लेजर ओवर सॉलिड स्टेट लेजर। इनमें से कौन सा गैस लेजर का एडवांटेज नहीं है सॉलिड स्टेट के ऊपर? तो पहला एडवांटेज की बात कर लें तो एडवांटेज जो होते हैं गैस लेजर के एडवांटेजेस, तो ये गैस लेजर के हैं ना, ये गैस लेजर के एडवांटेज हो रहे हैं। पहला एडवांटेज है कि हाईली मोनोक्रोमेटिक। दूसरा हाईली डायरेक्शनल। तीसरा कंटिन्यूअस ऑपरेशन। और चौथा बेटर बीम क्वालिटी। अब गैस लेजर जो है वो यूज करती है गैसियस मीडियम। तो गैसियस मीडियम यूज करती है तो वहां पर किसी भी तरह का क्रिस्टल डिफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलते। तो गैस लेजर यूजेस गैसियस मीडियम so they do not suffer from crystal
डिफेक्ट्स, तो यहाँ पर कोई क्रिस्टल डिफेक्ट्स नहीं होंगे, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट, द एक्साइटेशन ऑफ एटम फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी इन केस ऑफ लेजर इज टर्म्ड एज, तो एक्साइटेशन करना है एटम्स का फ्रॉम लोअर एनर्जी, तो ये लोअर एनर्जी लेवल हो गया, लोअर एनर्जी, और यहां से कहां लेके जाना है, यहां से लेकर जाना है हायर एनर्जी, हायर एनर्जी, तो यहां से लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी के केस में ले जाना है, तो यहां पर होती है पंपिंग, है ना, इसको हम बोलते हैं पंपिंग, इसको हम क्या नाम देते हैं, पंपिंग नाम देते हैं। और पंपिंग में भी कौन सा होता है, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, 3 तरह की पंपिंग होती है, ऑप्टिकल पंपिंग, इलेक्ट्रिकल पंपिंग और केमिकल पंपिंग। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, पंपिंग ऑफ एटम्स। तो पंपिंग कौन कौन सी हो सकती है, ऑप्टिकल पंपिंग, एक हो सकती है हमारे पास इलेक्ट्रिकल, और एक केमिकल, तो आंसर क्या आएगा, पंपिंग आएगा। नेक्स्ट है, द मोस्ट सुटेबल रमन सोर्सेस, मोस्ट सुटेबल रमन सोर्स कौन सा होता है, डाई क्रोमेटिक लाइट, लेजर, मर्क्यूरी बल्ब और सोडियम बल्ब। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में रिक्वायर्ड क्या है, सबसे पहले वो देखो, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी रिक्वायर्स इंटेंसिव लाइट सोर्स, इंटेंसिव लाइट सोर्स, मोनोक्रोमेटिक सोर्स, मोनोक्रोमेटिक सोर्स, और तीसरा यहां पर कोहेरेंट रेडिएशन, कोहेरेंट रेडिएशन। तो ये सारा कहां पर मिलेगा, ये मिलेगा लेजर के अंदर, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, लेजर आ जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज फॉर्म्ड ड्यूरिंग एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एल्काली एटम, इनमें से कौन स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज नहीं है जो कि एल्काली एटम के स्पेक्ट्रम में बनती है। तो एल्काली एटम की जो स्पेक्ट्रा है, तो एल्काली एटम की स्पेक्ट्रा जो है, एल्काली एटम स्पेक्ट्रा contains the following series, following known series, following known series। पहला है प्रिंसिपल सीरीज, पहला है प्रिंसिपल सीरीज, दूसरा है शार्प सीरीज, तीसरा है डिफ्यूज सीरीज, डिफ्यूज सीरीज, और चौथा है फंडामेंटल सीरीज, फंडामेंटल सीरीज। तो प्रिंसिपल सीरीज हो गया, शार्प सीरीज हो गया, डिफ्यूज सीरीज हो गया। ये शॉर्ट जो सीरीज है फेंट लाइन वाली, ये एल्काली एटम में नहीं आती, ये जो वाली सीरीज दी हुई है फोर्थ वाली, ये एल्काली एटम के स्पेक्ट्रा में नहीं आती। तो हमारे पास जो आंसर है वो कौन सा आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट है, with exciting line 2536 Armstrong, a Raman line for sample is observed at 2612 Armstrong. Calculate the Raman shift in per centimeter. तो रमन शिफ्ट अगर हम निकाले, रमन शिफ्ट, तो रमन शिफ्ट डेल्टा न्यू इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/λ1 माइनस 1/λ2। तो λ1 जो है उसकी वैल्यू हो गई 2356 आर्मस्ट्रॉन्ग, और λ2 जो है उसकी वैल्यू हो गई 2612 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ से अगर आप डेल्टा न्यू निकालोगे तो ये रखोगे आप 1/2356 माइनस 1/2612। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर अप्रॉक्सीमेटली आएगा 1150, जो कि नियर अबाउट हो जाएगा किसके, फोर्थ के। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम हैज अ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अबाउट 10⁻⁻23 जूल। Estimate the magnitude of magnetic field acting on the spin magnetic moment of the electron which is of the order of 1 Bohr magneton। तो पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास होती है वो होती है म्यू बी इंटू बी। म्यू बी का मतलब होता है बोर मैग्नेटॉन। तो यहाँ से बी जो है वो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी अपॉन म्यू बी। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है 10⁻⁻23, और बोहर मैग्नेटॉन जो है उसकी वैल्यू जूल पर टेस्ला में होती है 9.23 इंटू 10⁻⁻24। आपको ये याद रखना पड़ेगा, जूल पर टेस्ला।
तो यहाँ से इसको जब वैल्यू को सब्सटीट्यूट करोगे 9.23 इंटू 10⁻24, तो ये घूम कर ऊपर चला जाएगा, तो ये बचेगा 10/9.23। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, 10/9.23, तो ये आएगा 1.08। तो आंसर जो आएगा 1.08 टेस्ला। आंसर क्या आएगा? 1.08 टेस्ला, यानी कि सेकंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है द डबलेट्स ऑब्जर्व्ड इन द अल्काली स्पेक्ट्रा आर ड्यू टू। अल्काली स्पेक्ट्रा में जो डबलेट्स ऑब्जर्व होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? स्क्रीनिंग ऑफ के इलेक्ट्रॉन्स, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। तो ये किसकी वजह से होते हैं? स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्यों? क्योंकि इन एल्काली एटम स्पेक्ट्रल लाइंस closely spaced, तो closely spaced doublet because of interaction between electron spin orbit angular momentum, जिसको LS कपलिंग कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? LS कपलिंग। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट है द मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टेट 2D। इसकी मल्टीप्लिसिटी पूछी है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म में लिखने का तरीका है LJ। तो ये जो है ये क्या कहलाती है? मल्टीप्लिसिटी कहलाती है। ये कहलाती है मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लिसिटी कंपेयर करोगे तो ये लिखा है 2D 3/2। तो यहाँ जो मल्टीप्लिसिटी है, वो कितनी हो गई? 2 हो गई। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय। तो मैग्नेटिक मोमेंट हमें बताना है। तो हमारा ये तो आपको पता होगा, मैग्नेटिक मोमेंट E बराबर होता है EVR/2। और अकॉर्डिंग टू बोहर्स हाइपोथेसिस MVR जो है वो बराबर होता है NH/2π, या NH कट आप लिख सकते हो इसको। तो यहाँ से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी μ = E/2m जब इन दोनों को सॉल्व करोगे, और H/2π। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू है वो बन जाएगी EH/4πm, जिसको बोहर मैग्नेटॉन भी कहते हैं। ये बोहर मैग्नेटॉन भी बन रहा है। तो EH/4πm जो कि ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एन एटम इन द स्टेट 2D 5/2 द लैंडे जी फैक्टर शुड बी। तो लैंडे जी फैक्टर जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 + J, J+1 + S+1 -L, L+1 और अपॉन होता है 2J और J+1। ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से सबसे पहले तो मल्टीप्लिसिटी 2S + 1 = 2 हो गया। तो 2S = हो गया 1, तो S की वैल्यू आ गई 1/2। एक तो ये आ गया। अच्छा जी, J जो है उसकी वैल्यू आ गई 5/2 और L जो है उसकी वैल्यू आ गई 2। तो ये वैल्यूज हमें सब्सटीट्यूट कर रही है। तो 1 प्लस यहाँ हमने रखा 5/2, ये हो गया 5/2 + 1 प्लस S की वैल्यू 1/2, तो ये 1/2 1/2 + 1 माइनस L की वैल्यू 2, तो ये 2 2 + 1 अपॉन 2J। J की जो वैल्यू है वो हो गई 5/2 और ये हो गया 5/2 + 1। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करोगे तो 1 प्लस ये हो जाएगा 5/2 इंटू 7/2 प्लस 1/2 इंटू 3/2 माइनस 3 दूनी 6 अपॉन ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल 5 और इंटू 7/2। अब इसको सॉल्व करना है आपको, और इसको सॉल्व करोगे तो आफ्टर सॉल्विंग आंसर इसका आपका 1/1.20 आना चाहिए। मैंने कर लिया, आप सॉल्व कर लेना, फॉर्मूला ये लगेगा, है ना, एक बार चेक कर लेना क्रॉस। नेक्स्ट, द ग्राउंड स्टेट ऑफ सोडियम। ग्राउंड स्टेट बतानी है सोडियम की। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो लिखा जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो ये बन रहा है 3s। क्या बन रहा है? 3s बन रहा है। तो 3s बन रहा है तो यहाँ पर L की वैल्यू आ गई 0, S जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 और 2
2s+1 की जब हम वैल्यू डालेंगे तो यहाँ से होगा 2s की वैल्यू 1/2 + 1, तो ये हो जाएगा 2, ये 2 हो जाएगा। और j जो है j वो कितना होता है, l+s होता है, l+s से लेकर l+s से l-s, तो ये वैल्यू कितनी देगा हमें, 1/2 दे देगा। तो लिखते कैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इसको लिखते हैं 2s+1 l और j। तो 2s+1 की जो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2, l जो है 0 है तो ये कितना हो गया s, और j की वैल्यू 1/2, तो 2s 1/2, 2s 1/2 ऑप्शन कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, इनमें से किसकी जो एनर्जी है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये बताना है हमें। तो सबसे पहले तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी देखो, जिसकी मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है उसकी जो एनर्जी है वो लोअर एनर्जी होगी। तो हुंड रूल लगाओ, हुंड रूल, तो हुंड रूल से पहला मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हैज लोअर एनर्जी, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हैज लोअर एनर्जी। तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी जहां आएगी वहां पर एनर्जी क्या आएगी, लोअर आएगी। तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी जो है वो देखो 1, ये तो मिनिमम मल्टीप्लिसिटी हो गई, तो लोअर एनर्जी इसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो पहला तो कट गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें बताना है, तो ये चौथा भी कट गया, या तो दूसरा है या तीसरा है, क्योंकि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहाँ आ रही है, 3 आ रही है, तो इन दोनों में से कोई एक है। अब दूसरा जो रूल है वो क्या है कि सम मल्टीप्लिसिटी स्टेट विद लार्जर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो सेम मल्टीप्लिसिटी, अगर मल्टीप्लिसिटी सेम आ गई, जैसे यहां पर भी 3 है और यहां पर भी 3 है, सेम मल्टीप्लिसिटी है, तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे स्टेट विद लार्जर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, देन स्टेट विद लार्जर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्टेट विद लार्जर एंगुलर मोमेंटम L हैज लो एनर्जी, तो जिसका एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, लो होगी। तो F के लिए जो एंगुलर मोमेंटम है वो हो जाएगा 3, और D के लिए जो L की वैल्यू ये हो जाएगी 2, तो इसका मतलब L वाला जो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एनर्जी का जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 3f2, इसकी एनर्जी सबसे कम, फिर 3d2, और उसके बाद सबसे ज़्यादा एनर्जी 1d2। तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो कौन सा आएगा, सेकंड आएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट, द हाइपरफाइन स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ एन एटम इज ड्यू टू, किसी हाइपरफाइन स्प्लिटिंग जो हो रही है स्पेक्ट्रल लाइंस की किसी एटम के लिए, तो वो क्यों हो रही है, तो वो किसकी वजह से हो रही है, कपलिंग बिटवीन इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड न्यूक्लियर स्पिन। तो LS कपलिंग जो हो रही है उसकी वजह से हो रही है, ठीक है, LS कपलिंग की वजह से हो रही है, तो आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिबिट अ रोटेशनल स्पेक्ट्रा, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रम नहीं रखेगा। रोटेशनल स्पेक्ट्रम केवल और केवल तभी होगा जब इसका जो परमानेंट डायपोल मोमेंट है, जब इसके अंदर क्या होगा, परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा, और H2 जो है उसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। पहले यहां लिख देता हूं, रोटेशनल स्पेक्ट्रम only if it possesses permanent dipole moment, परमानेंट डायपोल मोमेंट का मतलब है म्यू की जो वैल्यू है 0 ना हो। तो फॉर H2 के लिए डायपोल मोमेंट कितना होता है, 0 होता है, तो इसका मतलब ये रोटेशनल स्पेक्ट्रम नहीं होगा। जबकि अगर मैं CO की बात करूं, HCl की बात करूं और HBr की बात करूं, तो ये तीनों हेट्रोन्यूक्लियर है। ये कौन से हैं, हेट्रोन्यूक्लियर है। तो हेट्रोन्यूक्लियर के केस में जो डायपोल मोमेंट है वो 0 नहीं होगा। और जबकि H2 जो है ये कौन सा है, होमोन्यूक्लियर है। ये कौन सा है, होमोन्यूक्लियर है, और होमोन्यूक्लियर के केस में जो डायपोल मोमेंट है वो क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द मॉलिक्यूल्स, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर वो लोएस्ट वाइब्रेशनल लेवल में रहेंगे, हाईएस्ट वाइब्रेशनल में रहेंगे, सेम लेवल पर रहेंगे, या इनमें से वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा शो ही नहीं करेंगे। तो एट रूम टेम्परेचर
at room temperature, thermal energy is comparatively small. Thermal energy is comparatively small. तो वाइब्रेशनल लेवल स्पेसिंग इज लार्ज, और वाइब्रेशनल लेवल स्पेसिंग इज लार्ज, और वाइब्रेशनल लेवल स्पेसिंग जो है वो क्या होती है, लार्ज होती है। तो जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या हो जाती है, लगभग जीरो हो जाती है। तो ये कहाँ पर रहेगा, ग्राउंड स्टेट में रहेगा। कहाँ पर रहेगा, ग्राउंड स्टेट में रहेगा। तो रिमेन इन द लोएस्ट वाइब्रेशनल लेवल। तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर जो मॉलिक्यूल है वो लोएस्ट वाइब्रेशनल लेवल में रहता है। नेक्स्ट, रमन इफेक्ट इज ड्यू टू द कॉलिजन ऑफ। रमन इफेक्ट किसकी वजह से होता है, तो रमन स्कैटरिंग अकर्स, रमन स्कैटरिंग अकर्स when incident photon interact with molecules and exchange energy with molecular vibrational और रोटेशनल मोड्स। तो फोटोन विथ मॉलिक्यूल्स, तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ जीमान कंपोनेंट ऑब्जर्व्ड इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो यहां पर नंबर ऑफ जीमान कंपोनेंट बताना है। तो ये है जो है एनामोलस जीमान इफेक्ट है। ये कौन सा है, एनामोलस जीमान इफेक्ट का एग्जांपल है। और एनामोलस जीमान इफेक्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, वीक होता है। और यहाँ पर एम जे की जो वैल्यू है -j से लेकर कहाँ तक होगी, j तक होगी। तो यहाँ जो सिलेक्शन रूल होगा वो होगा डेल्टा एम जे, जिसकी वैल्यू 0 से +-1। तो 2d5/2 के लिए j की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2 आ गई। तो यहाँ जो एम जे है वो कितना हो जाएगा, -5/2, -3/2, -1/2, +1/2, फिर बनेगा +3/2 और फिर बनेगा +5/2। इसी तरह से दूसरा है 3/2 का, तो 2p3/2। तो यहाँ j की वैल्यू हो गई 3/2। तो यहाँ mj जो है वो बनेगा -3/2, -1/2, +1/2 और +3/2। तो टोटल जो यहाँ पर आ रहे हैं 6 आ रहे हैं और यहाँ पर आ रहे हैं 4 आ रहे हैं। तो जब हम सिलेक्शन रूल अप्लाई करेंगे, व्हेन सिलेक्शन रूल इज अप्लाइड, तो जब सिलेक्शन रूल अप्लाइड होगा तो हमारे पास जो टोटल लाइंस आएंगी वो कितनी आएंगी, 12 आएंगी। तो टोटल जीमान कंपोनेंट जो बनेंगे, जीमान कंपोनेंट ये बनाने पड़ेंगे आपको, ये बैठाना पड़ेगा, ये ट्रांजिशन कराना पड़ेगा। 0 ± का अंतर आ रहा होगा वो रखना है, बाकी सब फॉरबिडन है। तो टोटल जीमान कंपोनेंट कितने आएंगे, 12 आएंगे। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, रट लेना है, इस 12 आएंगे। नेक्स्ट है डीजनरेसी ऑफ स्पेक्ट्रल टर्म, 3f की डीजनरेसी बतानी। तो डीजनरेसी कैसे बताएंगे, डीजनरेसी के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे 2s+1 और 2l+1, 2s+1 और 2l+1। तो 2s तो कैसे निकालोगे, 2s+1 इक्वल्स टू हो गया 3, तो 2s इक्वल्स टू हो गया 2 और s इक्वल्स टू हो गया 1। तो यहाँ से 2 × 1 + 1, ये तो 3 हो गया वैसे ही। और f के लिए 3 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 × 3 + 1। तो सॉल्व करोगे तो यहाँ से बन जाएगा 3 × ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये 21 आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 21। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म परफेक्टली डिफाइन लेजर। इनमें से कौन सा टर्म लेजर को परफेक्टली डिफाइन करता है, मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो लेजर की जो फुल फॉर्म है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन ड्यू टू चेंज इन। रमन स्पेक्ट्रम किसकी वजह से आता है, चेंज इन पोलराइजेबिलिटी। ये कंडीशन होती है, d∝/d θ =
इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन होती है रमन स्पेक्ट्रम की कंडीशन। तो अल्फा जो है वो होता है पोलराइजेबिलिटी, अल्फा जो होता है वो होता है पोलराइजेबिलिटी, तो आंसर ए आ जाएगा। नेक्स्ट, द जीमान इफेक्ट रेफर्स टू द स्प्लिटिंग ऑफ, जीमान इफेक्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो बनती है, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नॉर्मल जीमान इफेक्ट के लिए, नॉर्मल जीमान इफेक्ट कब होगा, नॉर्मल जीमान इफेक्ट होगा जब स्पिन एब्सेंट होगा, केवल और केवल क्या होगा, ऑर्बिटल कपलिंग होगा। फिर नेक्स्ट है लैंडे जी फैक्टर फॉर प्योर ऑर्बिटल स्टेट, प्योर ऑर्बिटल स्टेट मतलब एस की वैल्यू क्या हो गई, 0, तो फॉर एस इज इक्वल्स टू 0, इसके लिए जी जो है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। फिर है रमन इफेक्ट इन्वॉल्व्स, रमन इफेक्ट में कौन सी स्कैटरिंग होती है, तो रमन इफेक्ट में इन इलास्टिक स्कैटरिंग होती है, ठीक है। रमन इफेक्ट जो है उसमें फोटोन जो है, जो जिसकी जो इंसिडेंट फोटोन से कौन सी करता है, इन इलास्टिक स्कैटरिंग करता है। नेक्स्ट है रेल्स स्कैटरिंग, रेल स्कैटरिंग का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं हो, और इसका मतलब कौन सी स्कैटरिंग हो जाएगी, इलास्टिक स्कैटरिंग। रेल्स, फॉर रेल्स मैं लिख देता हूं यहां पर, फॉर रेल्स स्कैटरिंग, रेल्स स्कैटरिंग के लिए जो फ्रिक्वेंसी है इंसिडेंट और फाइनल वो बराबर हो जाती है, नो फ्रिक्वेंसी चेंज, नो फ्रिक्वेंसी चेंज, तो यहां पर किसी तरह की कोई फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती, तो इसका मतलब जो स्कैटरिंग है वो कौन सी हो जाएगी, इलास्टिक स्कैटरिंग, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। स्टोक्स लाइन में फ्रिक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल्स गेन्स एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम फोटोन, एनर्जी फ्रॉम फोटोन, स्कैटर्ड फोटोन, और स्कैटर्ड फोटोन जो है वो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, लोअर्स एनर्जी, लूजेस एनर्जी, और स्कैटर्ड जो फोटोन है वो एनर्जी को क्या करता है, लूज करता है, तो स्कैटर्ड फोटोन लूजेस एनर्जी, तो ये एनर्जी को क्या कर देगा, लूज कर देगा, तो ये न्यू एस लेस देन क्या आ जाएगा, न्यू आई आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, फ्रिक्वेंसी डिक्रीजेस। नेक्स्ट है इन एंटी स्टोक्स लाइन, एंटी स्टोक्स लाइन के अंदर फ्रिक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। यहाँ पर मॉलिक्यूल क्या कर रहे थे, यहाँ पर मॉलिक्यूल गेन कर रहे थे एनर्जी, यहाँ पर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, लूज करेंगे, तो एंटी स्टॉक में मॉलिक्यूल एनर्जी लूज करेंगे, तो जो स्कैटर्ड फोटोन है वो एनर्जी को गेन कर लेगा, तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। विच लाइन इज जनरली मोर इंटेंस, ज़्यादा जो इंटेंस लाइन है वो कौन सी होती है, स्टोक्स लाइन ज़्यादा इंटेंस होती है ना, कौन सी लाइन इंटेंस ज़्यादा होती है, स्टोक्स लाइन ज़्यादा इंटेंस होती है, तो मोर मॉलिक्यूल्स are initially in ground vibrational state, hence Stokes transition are more, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो होपफुली जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।